आज हम लोग नए लेसन की शुरुआत कर रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों में आवर्तता। ये हम लोगों का तीसरा लेसन है किताब के अनुसार, और अपने अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्या होता है, चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, सिलेबस के अनुसार तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भाग 1 का तीसरा। ठीक है, यह लेसन याद करो 10 में पहले हुआ करता था, लेकिन नया 10 का जब सिलेबस बना तो उस सिलेबस में से इस लेसन को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था। ठीक है, जानेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण मतलब तत्वों को किन भागों में बांटा गया, कैसे बांटा गया, और उनके गुणों की आवर्तता क्या है, उसके बारे में जानना है हम लोग को टोटल इस पूरे लेसन में। जानने से पहले समझते हैं कि ये सभी लोग, कई सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पूरे लेसन में जितने तत्व थे बहुत समय पहले, ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में, लगभग 19वीं सदी के करीब 60 से कम तत्व ज्ञात थे। कितने? 60 से कम तत्वों की ज्ञात संख्याएं थी। अब इन 60 से कम तत्व जो ज्ञात थे, इनकी बारे में उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि एक समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में क्या हो, आए, एक साथ आए, एक क्रम से आए, एक समान गुण वाले। जैसे अगर केवल बदमाश है तो बदमाश वाले एक तरफ और सीधा वाले एक तरफ हो जाए। ठीक है ना, कोई अगर धातु है तो सभी धातु एक तरफ और धातु वाले एक तरफ आ जाए। इन चीजों को सोचते हुए डाबे राइनर, नाम क्या था, डाबे राइनर ने सन 1817 ईस्वी में एक आवर्त बनाना प्रारंभ किया। सफल नहीं हुए। उसके बाद न्यूलैंड आए। कौन? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने भी बनाने की कोशिश की सन 1864। इन सभी लोगों के नियमों को पढ़ेंगे, आखिर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम लोगों को पूछा नहीं जाता, तो आखिर में डाबे राइनर का, न्यूलैंड का नियम पढ़ाया जाएगा। पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में इसको पढ़ाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पहले जो टॉपिक हमें समझने चाहिए, जिनके नियम पर आधारित आवर्त सारणी है, पूरा उनको हम लोग पहले पढ़ेंगे, लेकिन नियमों को बताते चले। सन 1864 ईस्वी में न्यूलैंड ने दिया, सफल नहीं रहा। इसके बाद कौन आए? सन 1869 में डी आई मेंडलिफ। डी आई मेंडलिफ ने आवर्त नियम दिया, जो काफी हद तक सफल रहा। फिर इसके बाद आए लोथर मेयर। लोथर मेयर सन 1870 ईस्वी में अपना नियम दिया। इनका कुछ खास चला नहीं। तो जो नियम सही तरीके से चला वो किनका था? डी आई मेंडलिफ का आवर्त नियम, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। और डी आई मेंडलिफ के आवर्त नियम को संशोधित किया गया सन 1913 ईस्वी में एच जी जे मोजले के द्वारा। सन 1913 से मोजले ने एक आवर्त नियम अलग से प्रस्तुत किया, इनको ही संशोधित किया। तो मेंडलिफ के संशोधित आवर्त नियम कहा जाता है मोजले के द्वारा जो नियम दिया गया। ठीक है, तो हमें किनके बारे में भी प्रारंभ में पढ़ना है? मेंडलिफ के बारे में और मोजले के बारे में पढ़ना है। बाकी इन लोगों का हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जो परिकल्पनाएं और धारणाएं हैं। ठीक है, तो पहली इस लेसन की जो पहली हेडिंग है, और यह लेसन कितना इंपॉर्टेंट है ध्यान सुनो। इस लेसन की इतनी अहम भूमिका है कि इंटर में डी और यह ब्लॉक का नाम का एक लेसन है जो 6 नंबर का आता है, और उसमें यह आधी भूमिका निभाता है। जो हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे पाठ में 11 में, समझ लो कि इंटर में आधा काम कर देगा। ठीक है ना, टोटल अभी इंटर में सुने हो कि पढ़ाया ही जा रहा है, डी और ये ब्लॉक के तत्व चल रहा है, तो डी और ये ब्लॉक के तत्व के बारे में पूरे विस्तार से जाना जाएगा, पढ़ाया जाता है। तो समझ लो आधा काम होने वाला है इस वाले से। तो पूरी बातें समझ में आ गई। उस समय कितने तत्व 19वीं सदी के करीब ज्ञात थे? 60 तत्व। वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक समान गुण वाले तत्व एक साथ आ जाए, इसलिए उन्होंने कुछ नियम बनाने का प्रयास किया। सबसे पहले डाबे राइनर आए, उन्होंने 1817 में दिया, सक्सेस नहीं रहा नियम। फिर उसके बाद 1864 ईस्वी में न्यूलैंड ने दिया, सफल नहीं रहा। फिर उसके बाद किसने बनाया? डी आई मेंडलिफ, जिनका कुछ हद तक सफल रहा। आगे आए लूथर मेयर, इनका भी सफल नहीं रहा। फिर मोजले ने मेंडलिफ के ही आवर्त नियम को क्या किया? संशोधित कर दिया कुछ चीजों के कारण। तो पढ़ेंगे तो जानेंगे किसके लिए संशोधित किया गया। तो इस लेसन की पहली हेडिंग रहेगी मेंडलिफ का आवर्त
नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम, हेडिंग है मेंडलीफ का आवर्त नियम। इन्होंने क्या किया, सुनो ध्यान से, कहा जाएगा 19वीं सदी के मध्य में, कहां पर भैया, ये किस समय दिया था नियम इन्होंने, 19वीं सदी के मध्य में महान रूसी वैज्ञानिक, आज रूस के नाम से प्रसिद्ध है, उस समय रसिया पहले नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है ना, तो रूसी वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीफ ने तत्वों और उनके यौगिकों के, तत्वों और उनके यौगिकों की तुलनात्मक, मतलब तुलना करके तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया था। कैसे ईस्वी में, तो सन 1869 ईस्वी में। क्लियर है ना, चलो लिखते, एकदम इस लेसन में लिखना ही लिखना है, को लंबा लंबा कहानी की तरीके से लिखना है, समझना है संक्षिप्त में। चलो लिखा जाए परिभाषा, हेडिंग हो गया है, ये हम लोगों का पहला लेक्चर है। चलो लिखो, 19वीं सदी के मध्य में महान रूसी वैज्ञानिक, 19वीं सदी के मध्य में महान रूसी वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीफ, डी.आई. मेंडलीफ हाँ, डी.आई. मेंडलीफ ने सन 1869 सन 1869 ईस्वी में तत्वों और, सन 1869 ईस्वी में तत्वों और उनके यौगिकों की तुलनात्मक अध्ययन से, उनकी तुलनात्मक अध्ययन से कुछ नियम प्रस्तुत किया, इतनी बातें समझ में आई सतीश? तत्वों और उनके यौगिकों की तुलनात्मक अध्ययन से नियम प्रस्तुत किया। जुन्नू समझ में आया? अजय क्लियर है? एकदम समझते चलना, टॉपिक छोटे छोटे दो लाइनों में लल्ला, जहां पर दिक्कत होगी तुरंत पूछ लेना, ठीक है ना। तो ये डी.आई. मेंडलीफ ने दिया था यह नियम। क्या पॉइंट कहा था सबसे पहले भैया, इन्होंने कहा कि परमाणु भार तत्वों का मुख्य लक्षण है। इन्होंने कहा था, किसने? डी.आई. मेंडलीफ ने कहा था, डी.आई. मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों का जो भार है, परमाणु भार जो है, तत्वों का मुख्य क्या है? लक्षण है। यानी हम कहें कि जो झुन्नू का भार है, जो वजन होगा, वो उसका लक्षण बता देगा। क्या सही है क्या आज के हिसाब से? नहीं ना, लेकिन उनके हिसाब से उस समय सही था। कारण क्या था? 19वीं सदी 1869 में ईस्वी में भैया, न तो इलेक्ट्रॉन की खोज थी, न प्रोटॉन की खोज थी, न नाभिक की खोज थी, न तो परमाणु के बारे में कुछ पता था, उतना अधिक जानकारियां थी, ठीक है। तो इन्होंने जो कहा था वह बिल्कुल सही कहा था। उस समय 60 ही तत्व ज्ञात थे, अधिक तो थे नहीं, तो इनके अनुसार बिल्कुल ही सही था। बाद में नई नई चीजों की जब खोजी, तब परिवर्तन करना जरूरी हुआ। अब जैसे बताओ भैया, आज के हिसाब से सुनो कि आज के हिसाब से किसी का रोल नंबर के, जो स्कूल में बोला जाता है अटेंडेंस, रोल नंबर के जगह पर उसका वजन बोला जाए, 80 किलो सन ऑफ 1.5 कुंटल। बताओ भैया, एक का आदमी मिलेगा? बहुत मिल सकते हैं 80 किलो सन ऑफ 1.5 कुंटल के।
ठीक है ना। 50 किलो सनफ 1 कुंटल, संभव है क्या? नहीं ना। तो इस प्रकार से अगर किसी के बारे में जानना हो, अगर चिट्ठी पहुंचाना हो एड्रेस पर, नाम यही रखा गया हो, नाम उसका 30 किलो हो और पिता का नाम उसके 80 किलो हो, क्या समझ में आएगा? एड्रेस वजन के हिसाब से नहीं। लेकिन अगर मकान नंबर हो, आधार कार्ड नंबर हो, तो तुम्हारी पूरी जानकारी निकाली जा सकती है वजन के बजाय। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर तत्व समझो, तत्वों का भार जो है मुख्य लक्षण बताया गया था, जो कि सही आज के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। पहला नंबर इन्होंने कहा था। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है समझते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा कि तत्वों को जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 36 पंक्ति में रखा, किसमें रखा? 36 पंक्ति। 36 पंक्तियों का मतलब ये आवर्त सारणी, ऐसे आवर्त सारणी समझ लो। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब रखा तो रखते समय एक नियमित अंतर से उनके गुण मिल रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ भैया? एक के अंतर के बाद उनके गुण एक दूसरे से क्या हो रहे थे? मिल रहे थे। तो एकांतर क्रम से उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में होने वाली इस पुनरावृत्ति को डी आई मेंडलिफ ने आवर्तता कहा। क्या कहा? आवर्तता। मिटा देते हैं इसको। आवर्तता नाम दिया। किसको आवर्तता नाम दिया भैया? कि जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में 36 पंक्तियों में रखा गया, ठीक है, तो एक नियमित अंतर से, यानी एकांतर क्रम से कह सकते, एक नियमित अंतर से उनके गुणों की क्या होने लगी? पुनरावृत्ति। ठीक है ना, एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति हो रही थी। तो एक नियमित अंतर से गुणों की हो रही इस पुनरावृत्ति को उनको क्या कहा गया? आवर्तता कहा गया। तो ये दो नियम लिखते हैं, फिर समझते हैं पूरा। ठीक है ना। चलो लिखा जाए पहला पॉइंट, लिखने के बाद फिर पूरा समझाते हैं टोटल। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, परमाणु भार तत्वों का मुख्य लक्षण है। मेंडलीफ ने बताया था, क्या बताया था? कि परमाणु भार तत्वों का क्या है? मुख्य लक्षण है। परमाणु भार तत्वों का मुख्य लक्षण है। दूसरा पॉइंट, हो गया पॉइंट नंबर 2, तत्वों को परमाणु भार के, दूसरी पॉइंट में लिखना है ये, तत्वों को परमाणु भार के तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर उनके गुण एक नियमित अंतर से, मिलने लगे। उनके गुण एक नियमित अंतर से मिलने लगे। अतः उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की नियमित अंतर से हो रही पुनरावृत्ति को, अतः उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की एक नियमित अंतर से हो रही पुनरावृत्ति को, एक नियमित अंतर से हो रही पुनरावृत्ति को, एक नियमित अंतर से हो रही पुनरावृत्ति को आवर्तता कहते हैं। क्या कहते हैं लल्ला? आवर्तता। आवर्तता कहते हैं।
खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके, खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके। मेंडलीव के आवर्त नियमानुसार, मेंडलीव के आवर्त नियमानुसार परमाणु, अब ऐसे कामान्य काम है, मेंडलीव के आवर्त नियमानुसार कामान्य काम में परमाणु भार तत्वों का नहीं, तत्वों का गुण, ऐसे लिखना है, 1 मिनट गलती हो रहा है, ये तो वही वाली लाइन लिख रहे थे। मेंडलीव की आवर्त नियमानुसार हो गया तत्वों का गुण उनके परमाणु, हाँ काट देना, तत्वों का गुण उनके परमाणु भार के आवर्तीय फलन होते हैं, आवर्तीय फलन होते हैं, तत्वों का गुण उनके परमाणु भार के आवर्तीय फलन होते हैं। हो गया भैया? चलो जी समझते हैं बातों को। अब पूरा मेंडलीव की बातों को समझा। आवर्ती फलन, ये पूरी जो बात यह लिखी गई है ना 2 पॉइंटों में, उसका एक लाइन में संक्षिप्त वर्णन है। क्या बताया जा रहा है कि तत्वों का जो गुण है उनके परमाणु भार के क्या है, आवर्ती फलन, एकांतर क्रम से मिलेगा उनके भौतिक और क्या मिलेंगे, रासायनिक गुण। मेंडलीव के आवर्त नियम की परिभाषा पूरा विख्यात वर्णन करते हैं। कहा जाएगा 19वीं सदी के मध्य में महान रसियन वैज्ञानिक या महान रूसी वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने सन 1859 ईस्वी में, सॉरी 69 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 69 ईस्वी में क्या बताया भैया कि तत्वों और उनके यौगिकों की तुलनात्मक अध्ययन से नियम दिया। पहले पॉइंट में बोला कि परमाणु भार तत्वों का क्या है, मुख्य लक्षण है। दूसरी पॉइंट में बोला कि जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में रखते हैं तो एक नियमित अंतर से उनके गुण क्या होते हैं, मिलते हैं। अर्थात एक नियमित अंतर से उनके गुणों में हो रही इस पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है, आवर्तता कहते हैं। इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर एक साथ क्या कह दिया गया कि तत्वों का जो पूरा गुण है ना, उनके परमाणु भार के आवर्तीय फलन है, यानी एकांतर क्रम से उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, मिलते जुलते रहेंगे। क्लियर हुआ? आवर्ती फलन करने का मतलब कि पूरा का पूरा गुण उसका परमाणु भार पर निर्भर करेगा, ठीक है ना, मेंडलीव के अनुसार। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी एक छोटा सा प्रारूप दिखाते हैं, समझाते हैं। ये पूरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है इसमें, है ना? चलो आवर्त सारणी मेंडलीव की बनाते हैं, एक छोटी सी हम लोग हैं उन समय जो इन्होंने बनाया था। ये भैया लिख लो 3/11/19। तो इतना ही रहने देते हैं। हीलियम से लिख लिया जाए, रहने दो यहाँ से, 1 मिनट छोटा सा बना रहे। यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 दूना के 4, इसका 7, 23 और इसका हो जाएगा 38। चलो जी देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 7, 9, 11, 12, 14 और 16। सोडियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। मैग्नीशियम का 24,
27, इसका हो जाएगा तुम्हारा 28, और इसका 31, और इसका 32। ठीक है ना, यहाँ पे एफ हो जाएगा, और सीएल लोगे तो सीएल हो जाएगा, एफ का 18 और इसका हो जाएगा 35.5। अब जरा ध्यान से देखो इस आवर्त सारणी में, और तुम्हारे पास कॉपी के पीछे एक आवर्त सारणी दी गई होगी, नई आवर्त सारणी है, ठीक है ना। उसमें इसमें अंतर क्या है, ये छोटा सा मेंडलीव की आवर्त सारणी हमने बना दिया, उसमें अंतर है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, और इसमें किस आधार पर है, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया तत्वों को। अब सोच रहे हो कि यहां से 23, 24, 27 फिर 28, बीच वाला कहां गया, सीधे 24 से कहां कितना आ गया, 27, ये कैसे हो गया, तो इसके लक्षण पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे बढ़ा है। 28 से सीधे 31, 29, 30 गायब हो गया, 31, 32, 32 के बाद सीधे 35.5 हो गया, ये आखिरकार कैसे बढ़ रहा है, क्यों बदल रहा है, इसके बारे में जब इनका लक्षण पढ़ाया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेंडलीव का दिया गया आवर्त सारणी है कि उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया था, व्यवस्थित किया था। बना लो एक छोटा सा सारणी, एक हिस्सा छोटा सा है, पूरी सारणी नहीं, एक छोटा सा हिस्सा है बस ये। चलो लिख लिए इतना। अब चलो अगली हेडिंग लिखा जाएगा मेंडलीव के आवर्त नियम के लक्षण, आवर्त सारणी के लक्षण। मेंडलीव के अगली हेडिंग है आवर्त सारणी के लक्षण। हेडिंग लिखो अगली, क्या पड़ गया, मेंडलीव के आवर्त सारणी के लक्षण, जैसे कोई पूछेगा अजय का लक्षण वैसे ही। मेंडलीव के आवर्त सारणी के लक्षण, क्या लक्षण है भैया, अब इनको जाना जाएगा विस्तार से। ये लगा है ना, इसकी वजह से बढ़िया, 1 मिनट।